वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अगर मैं प्रोटीन के बारे में बात करूं तो प्रोटीन जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, प्रोटीन के बारे में सबसे पहले मुल्डर एंड बर्जीलियस ने बताया था। किसने बताया था? मुल्डर और बर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में बताया था। देखो प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। उनमें एलिमेंट्स की बात करूं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वो मेन एलिमेंट्स हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन किन एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और अगर मैं बात करूं मोस्टली प्रोटीन की, तो मोस्टली प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जिनमें आयोडीन और आयरन पाया जाता है, जिनमें आयोडीन और आयरन पाया जाता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हैं जिनमें आयरन और आयोडीन पाया जाता है। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। मुल्डर और बर्जीलियस ने प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया। प्रोटीन में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और मोस्टली प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। जबकि जो प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी है जिनमें आयोडीन और आयरन पाए जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आफ्टर वाटर, प्रोटीन इज मोस्ट abundant compound in protoplasm। देखो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? वाटर। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? वाटर। अगर वाटर को हटा दिया जाए तो उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर पाया जाता है, लेकिन वाटर के बाद जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ये लगभग 8 से 14% आपको देखने को मिलेगी। कई जगह 9 से 14% भी है, तो 8 से 14% आपको यहां पर प्रोटीन देखने को मिलेगी। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का। किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का। और ये बात बताई थी फिशर एंड होफमिस्टर ने। फिशर और होफमिस्टर ने बताया कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का। अब तक लगभग 300 एमिनो एसिड्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कितने एमिनो एसिड्स? अप्रोक्सीमेटली 300 एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने? 300 एमिनो एसिड क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। बट ओनली 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स are used to form proteins।
लगभग 300 अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, परंतु 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स ही हैं जिनका यूज किया जाता है किसके लिए? प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 300 प्रकार के अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो अगर मैं आगे बात करूं तो अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स। अमीनो एसिड्स क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मेथेन्स है। कैसे? देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक जुड़ा होगा COOH, एक जुड़ा होगा NH2, ठीक है, एक जुड़ा होगा हाइड्रोजन। अगर मैं यहां पर ऊपर भी हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अब मैं इस हाइड्रोजन को चेंज कर सकता हूं, बाकी चीजें फिक्स रहेंगी। अगर मैं यहां पर CH3 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एलेनिन। क्या बन जाएगा? एलेनिन। और यदि मैं यहां पर CH2OH जोड़ दूं तो बन जाएगा सेरिन। तो जो एमिनो एसिड है वो मेथेन्स के क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। यहां पर मेथेन आ गई, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर CH2OH आ गया, तो एमिनो एसिड चेंज हो रहा है, तो मेथेन के क्या है? सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो देखो एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक नीचे H2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ऊपर ग्रुप चेंज हो रहा है, कभी मेथिल आ रहा है, कभी हाइड्रोजन आ रहा है, कभी CH2OH आ रहा है, ऊपर ग्रुप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहां पर मैं लगा दूं R, तो एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ऐसा कार्बन है वही कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन के ऊपर ही एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इन्हें कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? एमिनो एसिड्स का। अगर प्रोटीन बनाना है मुझे तो मैं बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ दूंगा। प्रोटीन्स पॉलीमर है एमिनो एसिड्स का, और एमिनो एसिड हमने बात की थी कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन बनाने में। तो ये जो पॉलीमर है
यहां पर R की जगह पर H भी आ सकता है, R की जगह पर CH3 भी आ सकता है, R की जगह पर CH2H भी आ सकता है। तो ये कैसा है? ये हेटेरोपॉलीमर है बेसिकली। क्या एक जैसा ही है क्या? नहीं, एक जैसा नहीं है, यहां पर चेंज हो रहा है। तो ये क्या होमोपॉलीमर है? होमोपॉलीमर नहीं है, हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है लगातार। कभी यहां पर H आकर जुड़ जाएगा, कभी CH3 आकर जुड़ जाएगा, और जैसे इसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हेटेरोपॉलीमर है। किसका हेटेरोपॉलीमर है? प्रोटीन्स का। और इन्हें अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन पाया जाता है, ऐसा कार्बन जिसके पास COOH ग्रुप भी हो और NH2 ग्रुप भी हो। ठीक है, अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ी थी एमिनो एसिड की, जिस पर एक तरफ था कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी तरफ था एमिनो ग्रुप। नीचे क्या था? H और ऊपर था R। यहां पर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, या यूं कहूं तो एसिडिक ग्रुप है। और एक ग्रुप है एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप कैसा है? बेसिक या एल्केलाइन भी लिख सकते हो। तो यहां पर एक तो एसिडिक ग्रुप है, दूसरा बेसिक ग्रुप है। बेस है, एक एसिड है तो दूसरा क्या है? बेस है। एक एसिड है तो दूसरा क्या है? एल्केलाइन है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो एमिनो एसिड की नेचर कैसी होगी? एम्फोटेरिक नेचर का। एम्फोटेरिक नेचर का पाया जाएगा, पर ऐसे नहीं पाया जाएगा। ये किस तरह से पाया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर कार्बन, यहां पर लगा हुआ है एसिड, यहां पर लगा हुआ है बेस। ठीक है, नीचे है H, ऊपर है R। एक स्ट्रक्चर तो ये, और एक स्ट्रक्चर की और देखते हैं इसकी। देखो ये है बेस। क्या है? बेस है। बेस है तो क्या करेगा? एक H+ को ग्रहण कर लेगा, एक H+ को ग्रहण कर लेगा, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, एक H+ को ग्रहण कर लेगा तो बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो इस पे नेट चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जो एसिडिक नेचर का है, एक ऐसा ग्रुप है जो एसिडिक नेचर का है, वो क्या करेगा? H+ को दे देगा। एसिड क्या करते हैं? H+ को दे देते हैं, तो यहां पर ग्रुप चार्ज आ गया नेगेटिव। तो एक ऐसा ग्रुप होगा, एक ऐसा यहां पर स्ट्रक्चर बनेगी जहां पर कैसा नेट चार्ज आएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो यहां पर H+ ग्रहण किया जा रहा है, यहां पर H+ दिया जा रहा है, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर भी आएगी जहां पर यहां पर H नहीं होगा और यहां पर H पाया जाएगा। तो यहां पर आ गया COO नेगेटिव, यहां पर आ गया NH3 पॉजिटिव। यहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहां पर नेट चार्ज कितना होगा? 0। नेट चार्ज कितना होगा? 0। और ये स्ट्रक्चर आपस में इस तरह से चेंज होती रहेगी। और ऐसा पॉइंट, ऐसा pH, ऐसी pH जहां पर नेट चार्ज
किसी मॉलिक्यूल का 0 हो जाए, ऐसी पीएच जहां पर नेट चार्ज किसी मॉलिक्यूल का 0 हो जाए उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ऐसी पीएच भी पाई जाएगी जहां पर इस मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज है वो क्या है? 0 है, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसे क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर ये मॉलिक्यूल डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट नहीं करेगा। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर किसी मॉलिक्यूल की जो नेट चार्ज है वो 0 है। मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या है? 0 है। देखो यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव है, तो मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या है? 0 है। यदि ये इस अवस्था में पाया जा रहा है तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने नीचे नेगेटिव बन जाएंगे। तो यहां पर नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। मान लो कोई प्रोटीन है ए, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 5। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? 5, यानी 5 पीएच पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। नेट चार्ज क्या रहेगा? 0, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगी। तो इस प्रोटीन की पीएच पीआई क्या आ गया? 5, ये आ गया पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। अगर मैं इसको पीएच 5 पर डाल दूं तो जितना इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उतनी पीएच इसको मिल गई। तो जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है? नेगेटिव है। तो ये सोल्यूबल अवस्था में रहेगी। जब किसी पीएच को उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखा जाता है, जब किसी पीएच को उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखा जाता है, उस समय जो प्रोटीन रहेगी वो सोल्यूबल स्टेट में रहेगी। और यदि मैं बाहर की पीएच को चेंज कर दूं, मान लो ये 6 कर दूं, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो गया? वही रहा, लेकिन बाहर की पीएच ज्यादा होगी। बाहर की पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी, जिस कारण से अब ये सोल्यूबल स्टेट में नहीं रहेगी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वही पीएच रखने पर, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर पीएच रखने पर ये किस अवस्था में रहेगी? सोल्यूबल स्टेट में रहेगी, क्योंकि यहां पर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। और यदि एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जा रहा है, इसे कहेंगे ज्विटर आयन। ज्विटर आयन। देखो जब मैं प्रोटीन का यूज बताऊंगा बायोलॉजिकल प्रोसेस में, कि बायोलॉजिकल या ह्यूमन में क्या प्रोटीन का यूज है, ठीक है, तो उस समय मैं इसकी बात करूंगा कि यहां पर जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है और यहां पर जो पीएच पाई जा रही है एनवायरनमेंट में वो क्या है, तब वहां पर डिटेल में इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगर मैं अब आगे बात करूं, देखो अगर मैं आगे बात करूं तो 10 एमिनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड। 10 amino acids are not synthesized in body of animals. दस एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस एनिमल की बॉडी में नहीं होता। 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस एनिमल की बॉडी में नहीं होता।
हम जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता, एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता। दे आर मस्ट इन डाइट, वो कहां होने चाहिए? हमारी डाइट में होने ही चाहिए। इन्हें कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कौन से अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता, हमारी डाइट में होने चाहिए। इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। कौन कौन से हैं? VIP होल, VIP होल में TT, VIP होल में TT। V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फेनिल एलानिन, V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, P से फेनिल एलानिन, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, Me से मैथ्योनिन, T से ट्रिप्टोफैन, T से ट्रिप्टोफैन और T से थ्योनिन। ये 10 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका सिंथेसिस एनिमल्स की बॉडी में नहीं होता, हमें डाइट में लेने चाहिए। कौन कौन से हैं? वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्योनिन। ठीक है। और 10 एमिनो एसिड्स ऐसे होंगे, 10 एमिनो एसिड्स ऐसे होंगे जो नॉन एसेंशियल होंगे, जो नॉन एसेंशियल होंगे। लेकिन इसमें एक चक्कर है। चक्कर क्या है? देखो, ए से हमने आर्जिनिन लिखा है, ए से क्या लिखा है? आर्जिनिन लिखा है। ए से एलानिन भी होता है, एस्पार्टिक एसिड भी होता है, एलानिन भी होता है और एस्पार्टिक एसिड भी होता है। लेकिन अगर हमारे पास टीटी है तो हम अर्ज करेंगे, एलानिन या एस्पार्टिक एसिड नहीं आएगा। टीटी है तो अर्ज करेंगे, टीटी है तो अर्ज करेंगे। ठीक है। और यहां पर अगर टीटी है तो टीटी में ट्रिप्टोफैन है और क्या है? थ्योनिन है, टायरोसिन नहीं है। टायरोसिन नहीं है। टी से ट्रिप्टोफैन है और थ्योनिन है, टी से टायरोसिन नहीं है। एक तो ए से अर्ज करेंगे और एक टायरोसिन नहीं है। इसके अलावा ग्लाइसिन नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है, टायरोसिन नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो एलानिन नहीं है, हमारी बात हो चुकी है। एस्पार्टिक एसिड नहीं है, यह भी बात हो चुकी है। सेरिन नहीं है, प्रोलिन नहीं है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है, सेरिन नहीं है, प्रोलिन नहीं है, ग्लूटामिक एसिड नहीं है और ग्लूटामाइन नहीं है, ग्लूटामाइन नहीं है, सिस्टीन नहीं है। तो ये अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ये कैसे है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये कैसे है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स।